ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भर दी मासूम की झोली में खुशियां, गरीब मुस्लिम बच्ची के दिल में छेद के इलाज का लिया जिम्मा। डूब क्षेत्र में एडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी, लेकिन मंगलम की दीवार ध्वस्त करना बन सकता है प्रशासन और एडीए के गले की फांस। समाजवादी सरकार ने कुटीर उद्योगों को दी खुशियां, वैट को कर दिया 300 रुपए के जूते से समाप्त। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बदला राहुल की पुण्यतिथि में, कांग्रेस शहर अध्यक्ष की फिसल गई जुबान, हो गई छीछा लेदर। अब खबरें विस्तार से। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की ये पंक्तियां सच साबित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजनगरी आगरा की रहने वाली एक मुस्लिम बच्ची का इलाज का भरोसा दिलाकर ये साबित किया है, इसका कोई नहीं उसका मोदी है यारो। आगरा की एक मासूम बच्ची ने अपने इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इलाज के लिए मदद मांगी थी और 20 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी ने एक 8 साल की मासूम और उसके परिवार में खुशियां भर दी। नाम तैयबा, उम्र 8 साल, क्लास 3। इस बच्ची के दिल में छेद है। आगरा के टीला अजमेरी की रहने वाली तैयबा को लगता है कि उसे जिंदगी की रोशनी मिल गई। दिल की बीमारी से लाचार और बेबस तैयबा ने इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने स्कूल की कॉपी के पन्ने से फाड़कर एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में तैयबा ने अपने दिल की बीमारी दिल की आवाज से लिखी। तैयबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी मन की बात कार्यक्रम से प्रेरित होकर लिखी थी। तैयबा का परिवार उसका इलाज कराने के लायक नहीं है, क्योंकि तैयबा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और इलाज बहुत महंगा। हालांकि तैयबा की बीमारी में डॉक्टर एस.के. कालरा और आगरा विकास मंच ने बहुत साथ दिया। अपनी मम्मी से पूछी थी। क्या पूछा था? मम्मी पापा ऐसे परेशान रहते हैं, तो मैंने टीवी में देखा क्या मैं प्रधानमंत्री सबकी सेवा करते हैं। मैं भी बच्ची हूँ, भारत माता बेटी, मेरा भी आता है जीने का। मेरी भी आइडिया है, मैं भी लिख के भेजूँ। जो बच्चों की सेवा कर, जो प्रधानमंत्री जो बच्चों सेवा है वो मेरा भी करते, तो मैंने लिख के भेजी। अच्छा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी आपने? फिर वहाँ से जवाब आया? यस आया। फिर बात हुई किसी से आपकी? मेरी बात हाँ हुई। वेसल्स होती हैं, बड़ी आर्टरी और धमनियाँ जो होती हैं वो अपनी जगह से हट के लग गई थी, जिसकी वजह से उसको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम होना, खून की कमी होना, सांस फूलना, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो जब उसकी जांचें हुई तो उसमें पता लगा कि इसके लिए विशेष इलाज, दिल के इलाज की ज़रूरत है, जो सुविधा आगरा में उपलब्ध नहीं है और काफ़ी महंगी भी है। क्योंकि आर्थिक रूप से गरीब परिवार से थे तो इनको हमने कुछ एनजीओ के संपर्क में भेजा और आगरा में आगरा विकास मंच इस दिशा में उठा। जब किसी तरह से इसका फाइनेंशियली नहीं हो पाया तो हमने इनके सजेशन दिया कि आप जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इस तरह की सहायता मिल सकती है, तो इस बच्ची ने वहाँ लेटर लिखा। हमारी खुशकिस्मती का ये और कुछ गवर्नमेंट का अच्छी कृपा रही है कि इस बच्ची को वहाँ से जवाब मिला और इसको इलाज के लिए पूरा निःशुल्क सुविधा की उपलब्ध निःशुल्क सुविधा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली में मुहैया करवाई जा रही है। उसकी पत्र उनको मिल गया। अब्दुल खालिद के घर में तैयबा का जन्म दिल में छेद की बीमारी के साथ हुआ था। तैयबा के 2 भाई और 1 बहन है और सभी स्कूल में पढ़ते हैं। अब्दुल जूता मजदूर है और दिहाड़ी की कमाई पर अपना परिवार चलाते हैं। मजबूर पिता के पास मोदी के धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। अभी तक डॉक्टर की मेहरबानी के भरोसे बस किसी तरह तैयबा का इलाज चल रहा था। अब्दुल का दिन परिवार की कमाई और रातें तैयबा की बीमारी के इलाज की चिंता में कटती थी। अब्दुल खालिद की चिंता अब खत्म हो गई है और तैयबा चांदबी के लिए ऊपर अल्लाह और नीचे मोदी मेहरबान है। मतलब यह कि मम्मी ने जो टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे सारी समस्याएं सुनी जाती हैं, तो इस बच्ची के दिल में एक वो आया तो उसने ये लेटर लिखा। ये लेटर लिखने के बाद में मैं लेटर दिल्ली भेज दिया। माँ से कुछ दिन के बाद में फ़ौरन ओके हो गया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मेरी ये इस बच्ची की स्वीकार करी और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, जिन्होंने मुझे अपनी झोली के अंदर पनाह दी। और नरेंद्र मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, जो कभी ऐसे ही होने चाहिए। जो लोग मुसलमान वगैरह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ ऐसा बात नहीं। ये सबके लिए, ये हिंदुस्तान सबके लिए एक बराबर, मतलब ये है कि सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए है, सबके लिए प्रधानमंत्री मुझे पूरा विश्वास है, सबका साथ देते हैं। उन्होंने मेरी चिट्ठी पढ़कर जल्दी से भी ये स्वीकार किया। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। नई जिंदगी मिलेगी मेरे बच्चे को। और मैं बहुत परेशान थी, 10 साल से परेशान थी, कुछ भी नहीं देखती थी। इस बच्ची को लेकर डॉक्टर रोती रहती थी, परेशान रोती थी। एक पैर लिए रोती थी बच्ची के लिए, छोटी सी थी जब इससे परेशान हुई हूँ। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तैयबा की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एनसीटी को इलाज करने को लिखा। अब एनसीटी तैयबा का इलाज जीबी पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में कराएगी। अब्दुल और चांद भी बेहद खुश हैं कि उनकी बेटी का इलाज हो जाएगा और उसके जीवन पर मंडरा रहा खतरा भी खत्म हो जाएगा। तैयबा फिर से स्वस्थ हो जाएगी। अजमेरी खां के घर में आज उस वक्त खुशी का माहौल हो गया जब प्रधानमंत्री कार्यालय से आया एक पत्र उस घर में पहुंचा, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि इस घर में रहने वाली 8 साल की मासूम तैयबा का इलाज अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कराया जाएगा। आपको बता दें कि 20 दिन पूर्व इस घर में एक पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, जिसमें लिखा गया था कि मासूम तैयबा के दिल में छेद है और इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि वो इस मासूम का इलाज करा सकें। जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसका इलाज करने की बात कही है। जिसके बाद कई मासूमों को अब उम्मीद जागी है कि उनके इलाज का भी प्रधानमंत्री कार्यालय से इंतजाम हो सकता है। कैमरा पर्सन अनिल सविता के साथ साजिद, ताज न्यूज। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के डंडे के बाद आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार को पोया घाट पर एक फार्म हाउस के पीछे की दीवार सहित बल्केश्वर के अनुराग नगर में अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान एसीएम प्रथम डीवी गुप्ता के साथ साथ सीओ छत्ता भी मायफोर्स के साथ मौजूद रहे। यमुना के डूब क्षेत्र में बने निर्माणों पर पुलिस की देखरेख में महाबली तीसरे दिन भी जमकर बरसा। गुरुवार को थोड़ा देरी से शुरू हुआ अभियान सबसे पहले पोया घाट पर बने चौबे फार्म हाउस पर पहुंचा, जहां यमुना की तलहटी पर बनी दीवार को एडीए की 3 जेसीबी ने देखते ही देखते ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, फार्म हाउस में अंदर बने एक पक्के निर्माण को जैसे ही जेसीबी ने तोड़ने का प्रयास किया, वहां के केयरटेकर ने स्वयं उसे तोड़ने की बात कही तो अधिकारी भी मान गए और तोड़ने की अनुमति प्रदान कर दी। इतना ही नहीं, इस फार्म हाउस के आधे से ज्यादा जमीन पर सिंचाई विभाग ने निशान लगाया है, जबकि अधिकारी जल्द ही उसे भी तोड़ने की बात कहते हैं। इसके बाद यह अमला सीधा पोया घाट होते हुए बल्केश्वर के अनुराग नगर पहुंचा, जहां विभाग ने सबसे पहले अस्थायी तौर पर बनाए गए निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद विभाग ने पक्के निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त किया। साथ ही चल रहे अधिकारियों ने बताया कि जो पहले से चिन्हित किए गए हैं, एडीए उन पर कार्रवाई कर रहा है और जल्द ही सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हित किए जाने वाले निर्माणों पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। के जो कार्यक्रम है उसके तहत हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ आज 4 जो सिंचाई विभाग से जो चिन्हित किए गए थे, उनमें से आज 4 स्थानों पर हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। गुरुवार के आखिरी पड़ाव में विभाग की टीम बल्केश्वर मोक्षधाम के पास बने एक निर्माण पर पहुंची, जहां यमुना की ओर बनी दीवार को तोड़ा जाना था। लेकिन बुधवार की तरह गुरुवार को भी विभाग की तीनों ही जेसीबी दीवार तोड़ने में नाकाम रही, जबकि अधिकारी इस दीवार को तोड़वाने का प्रयास करते रहे। इतना ही नहीं, शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी ना बिगड़े, इसलिए एडीए की टीम के साथ एसीएम फर्स्ट डीबी गुप्ता के साथ सीओ छत्ता बीएस त्यागी में फोर्स के मौके पर मौजूद रहे और अपनी देखरेख में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। दयालबाग के 100 फुटा रोड पर बने मंगलम एस्टेट की दीवार एडीए विभाग के लिए मुसीबत बन सकती है। बुधवार को दीवार तोड़ने गए अधिकारी अगर दीवार को तोड़ देते तो विभाग के अधिकारियों सहित प्रशासन पर भी कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है। इसकी जानकारी अधिकारियों को बाद में मिले एक स्टे ऑर्डर से हुई। हालांकि ये स्टे ऑर्डर साल 2010 का है और मान्यता कब तक है ये अधिकारियों को भी नहीं पता। अगर स्टे की बात सही साबित हुई तो मामला अधिकारियों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। बुधवार को दयालबाग में बने मंगलम एस्टेट की पीछे की बाउंड्री वॉल तोड़ने में अधिकारियों सहित 3 जेसीबी मशीनों के पसीने छूट गए, लेकिन दीवार नहीं टूटी। इतना ही नहीं, करीब 2 साल पहले भी दीवार को गिराए जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। बुधवार के बाद अब मंगलम एस्टेट मामले में एक और मामला सामने आया है, वो भी स्टे के रूप में, जिसमें 2010 में इस इमारत पर स्टे होने की बात सामने आ रही है।
अगर स्टे की बात को सच माने तो किस आधार पर 2013 में चिन्हित किए गए निर्माणों में मंगलम एस्टेट का नाम शामिल किया गया? और अगर स्टे नहीं है तो अब इस स्टे की बात सामने क्यों आ रही है? अगर स्टे की बात को सही माना जाए तो बुधवार को मंगलम एस्टेट पर हुई कार्रवाई अदालत की अवहेलना में आती है, जिसके चलते एडी अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और प्रशासन की भी। और अगर ये गलत है तो किसने और क्यों इस स्टे की बात को फैलाने का काम किया है, ये भी जांच का विषय है। एक एडी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई स्टे की कॉपी पर ना तो किसी बिल्डिंग का नाम लिखा है और ना ही किसी तारीख या सन का, जिससे इसकी पुष्टि हो पाना संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में विभाग की मुश्किलें दोनों ही बातों में बढ़ने की आशंका जताई जा रही है कि आखिर कौन मंगलम एस्टेट की दीवार को बचाने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि अगर मंगलम एस्टेट के पास स्टे है तो विभाग के लिए डूब क्षेत्र में बने निर्माणों को धराशायी कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अन्य बिल्डर भी मंगलम एस्टेट के आधार पर स्टे ला सकते हैं, जो विभाग की मुश्किलें और बढ़ा देगा और डूब क्षेत्र में होने वाले निर्माणों पर अंकुश लगा पाना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का डंडा एडीए ही नहीं, नगर निगम पर भी अपना असर दिखा रहा है। बल्केश्वर क्षेत्र के मनोहरपुर में यमुना की तलहटी पर ही डलाव घर बना दिया गया था। अब एनजीटी के डंडे के बाद निगम अधिकारी यहां डाले गए कूड़े को वापस उठवा रहे हैं, जिसके चलते सुबह से शाम तक निगम कर्मचारी कूड़ा उठाने में लगे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में अनुश्रवण समिति के सदस्य डीके जोशी द्वारा यमुना की तलहटी पर अवैध कब्जा करने वालों की शिकायत की गई थी, जिसके बाद अब इसका असर भी दिखने लगा है। एडी की कार्रवाई के साथ साथ अब नगर निगम की भी कार्रवाई दिखाई देने लगी है। कुछ दिन पहले तक जहां निगम कर्मचारियों ने मनोहरपुर पर यमुना की तलहटी को ही डलावघर बना दिया था और शहर का कूड़ा यहां डंप किया जाने लगा था, जैसे ही इसकी शिकायत एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट से की गई, अधिकारी हरकत में आ गए और अब सुबह से शाम तक यहां से वापस कूड़ा उठाने का काम जारी है। आपको बता दें कि पहले निगम कर्मचारियों ने यहां डाले गए कूड़े पर मिट्टी डाल अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास किया था, लेकिन मामला मीडिया में आते ही निगम अधिकारी घबरा गए और आनन फानन में यहां से कूड़ा हटाए जाने के आदेश जारी कर दिए। बहरहाल डंडे का ये खौफ और कार्रवाई की चिंता कब तक बनी रहती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से इन दिनों सरकारी महकमों में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का डर बना हुआ है, उससे कई अधिकारियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 25 मई के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर संपन्न हुई भाजपा की बैठक, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। इस संबंध में होटल वैभव पैलेस में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया सहित पार्टी के सभी विधायक और अन्य वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे, जिन्होंने फरह के दीनदयाल धाम में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की। सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपाई अपने 1 साल के कार्यकाल का व्याख्यान करेंगे, जिसके लिए 25 मई को मथुरा के फरह स्थित दीनदयाल धाम में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसके जरिए साल एक काम अनेक की थीम पर देश भर से जमा होने वाले नेतागण भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन करेंगे। आगरा में इस कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह है, जो अपने प्रधानमंत्री की अगवानी में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह रही कि समस्त वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने होटल वैभव पैलेस में बैठकर रूपरेखा पर चर्चा की सरकार जो केंद्र में है, 1 साल पूरा होने के पर ये जन कल्याण पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी से मना रही है और इसी संदर्भ में एक जनसभा, विशाल जनसभा फरह मथुरा पर रखी गई है। उसके संबंध में यहाँ से कैसे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हुई, कार्यकर्ताओं को ले जाने की व्यवस्था है, उस संबंध में ये बैठक आज रखी गई है। ये जनसभा अभूतपूर्व फरह में हो, इसके संबंध में यहाँ बैठक। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई, जबकि प्रत्येक वार्ड से 5 बसें भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मीटिंग में मौजूद राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया और दोनों विधायकों ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, जबकि अन्य पदाधिकारियों ने उनसे अधिकाधिक संख्या में दीनदयाल धाम पहुंचने की अपील की। 300 रुपए के जूते पर वैल्यू एडिड टैक्स समाप्त कर देने से कुटीर उद्यमियों को मिली राहत, जिन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस फैसले का स्वागत किया है। छोटे कारखानेदारों की माने तो अगर सरकार ने एमआरपी की जगह मैन्युफैक्चरिंग पर यह कटौती की होती तो उन्हें अधिक लाभ मिल सकता था। उन्होंने सीएम से 500 रुपए के जूते को वैट मुक्त करने की भी मांग उठाई है। दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में 70 से 80% दलित बाहुल्य क्षेत्र है, जिनमें अधिकांश जूता बनाने का काम किया जाता है और जो बसपा शासन में अपने को काफी सहज महसूस करते हैं।
लेकिन इस बार उन्हें समाजवादी शासन की तारीफ करते देखा जा रहा है। यहाँ बता दें कि बीते दिनों राज्य सरकार ने जूता बनाने वाले छोटे कारखानेदारों को एक खुशखबरी दी है, जिसमें उन्होंने 300 रुपए के जूते को वैट मुक्त कर दिया है, जिससे विपक्षी लोग भी उनके इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। माननीय अखिलेश जी का हम स्वागत करते हैं। जो पिछली सरकार ने 300 रुपए का जूता था उसे उन्होंने ही खत्म किया, फिर उन्हें चालू कर दिया। और ये जूता, जैसे हम दिल्ली में, हमारी मार्केट है जूते की, मेन मार्केट दिल्ली में, वहाँ जूता 500 रुपए की रेट का टैक्स मुक्त है। मैं माननीय अखिलेश जी की सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 500 रुपए तक का जूता कर मुक्त होना चाहिए, जिससे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल बसपा शासन में भी इस दर पर बनने वाले जूते को वैट मुक्त रखा गया था, लेकिन बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ और सपा शासन ने वैट लागू कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर से शासन ने 300 रुपए की दर पर बनने वाले जूते को वैट मुक्त कर छोटे छोटे उत्पादकों को काफी राहत दे दी है, जिससे वो सपा शासन का गुणगान करते नहीं थक रहे। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट,
परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है ताज न्यूज में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 21 से लेकर 29 मई तक राष्ट्रीय लोकदल गांव-गांव जाकर चलाएगा चौपाल कार्यक्रम, जिसमें वो किसानों के हित में किए जा रहे लोकदल के प्रयासों से उन्हें वाकिफ कराएगा। रालोद नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन उनकी पुण्यतिथि के दिन यानी 29 मई को किया जाएगा। 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, 29 तारीख को चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। एक चौधरी अजीत सिंह ने प्रोग्राम दिया है जन जागरण अभियान। इस अभियान के तहत रालोद के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो गांव-गांव जाएंगे। वहाँ रालोद की नीतियों को, चौधरी साहब की नीतियों को, चौधरी साहब ने बड़े चौधरी साहब ने किसानों के लिए जो भी काम किए हैं उन सबको लोगों को बताना है। और ये कार्यक्रम हमारा 21 से लेकर 29 तक चलेगा और 29 तारीख को चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर इसका समापन होगा। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जो गाँव में लोग रालोद से छिटक रहे हैं, मेहनत हम लोग करते हैं, रालोद किसानों की लड़ाई लड़ती है, लेकिन वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। बहुजन समाज पार्टी को बूथ लेवल तक ले जाने में जुटे संगठन के नेता, जिन्होंने चक्की पाट क्षेत्र में बुलाई गई बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। वरिष्ठ नेताओं ने मीटिंग में बोलते हुए कहा कि आगामी चुनावों में उन बूथ्स पर खास नजर रखी जाएगी जिन पर लोकसभा चुनाव में वोटों की परसेंटेज कम थी। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने वाली बसपा ने अब अपना ध्यान आगामी विधानसभा चुनावों में केंद्रित कर रखा है, जिसकी लगातार चल रही मीटिंग्स इसी बात का प्रमाण है। चक्कीपाट क्षेत्र में संपन्न हुई इस मीटिंग में 2017 के असेंबली इलेक्शन को ध्यान में रखकर ही कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया गया, जिसमें मंडल कोऑर्डिनेटर आजाद सिंह के अलावा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह व्यास और अब विधायक गुटियारी लाल दुबेश ने भी उन्हें संबोधित किया। उनका कहना है कि अच्छे और योग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति पर चर्चा की जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में एक बार फिर बसपा मजबूती के साथ सत्ता में वापसी कर सके। उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आए, और जिस तरह से पूर्व में जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, जनता को राहत मिली थी और बहुत सारे विकास हुए थे। अब इस समय जो वर्तमान में सरकार चल रही है उस पर विकास नाम की चीज़ नहीं है, खुले में गुंडाई हो रही है। इसलिए जनता चाह रही है, सर्व समाज चाह रहा है कि बहन जी 2017 में पुनः मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश को संभालें। और आज हम लोग इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, माननीय बहन जी का आदेश है और सर्व समाज चाह रहा है। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में कार्य होते हैं, गुंडे बाहर भाग जाते हैं, किसी की ज़मीनों पर कब्जे नहीं होते, बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं, गरीब आदमी को राहत मिलती है। बैठक लोकसभा कमेटियों को भंग करने की जानकारी देते हुए बसपा नेताओं ने कहा कि अब आगे चलकर हमें विधानसभा चुनावों का सामना करना है, इसलिए विधानसभा, सेक्टर और बूथ कमेटियों को और अधिक गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बूथ कमेटियां जितना प्रभावशाली होंगी, परिणाम भी उतने ही सुखदायक साबित होंगे। आए दिन शहर में लगते जाम से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए आगरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक नया रूट प्लान किया गया है, जिसमें खंडारी चौराहे को बंद कर दिया गया है। ये ट्रैफिक प्लान बुधवार की रात से लागू कर दिया गया है, जिसकी निगरानी खुद आला अधिकारी कर रहे हैं। आगरा शहर में जाम की समस्या कोई नई नहीं है, ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है। बेशक दिल्ली से पर्यटक आगरा 2 घंटे में आ जाते हों, लेकिन उसे ताजमहल तक पहुंचने में घंटों जाम में फंसना पड़ता है।
अधिकारियों द्वारा समय समय पर रूट भी प्लान किए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों की लगातार देखरेख न होने की स्थिति में समस्या वहीं पुराने ढर्रे पर आ जाती है। अभी बात कर रहे हैं हम आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे की, जहां वाहनों का आवागमन दिन रात चलता है। खंडारी चौराहे पर लगने वाले जाम से शहरवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी लंबी लंबी लाइनों में घंटों फंसे रहना पड़ता है। बुधवार को खंडारी चौराहे का संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा एक नया रूट प्लान किया गया है, जिसमें खंडारी चौराहे को एकदम से बंद कर दिया, जिससे हाईवे पर चलने वाला ट्रैफिक अब बीच बीच में बनाए गए कट से यू टर्न लेकर गुजरेगा। ये ट्रैफिक प्लान बुधवार की रात से नेशनल हाईवे के खंडारी चौराहे पर लागू हो चुका है, जिसकी देखरेख खुद आला अधिकारी कर रहे हैं। जो भी राहगीर रॉन्ग साइड से आ रहा है उसे ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी रोककर सही रास्ता दिखा रहे हैं और ट्रैफिक रूल्स का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। चौराहे पे पीक आवर पे जाम की समस्या रहती थी, ट्रैफिक लोड ज़्यादा होता था, हाईवे और साइड का ट्रैफिक निकालने में दिक्कत आती थी, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक 5 दिशाओं में चलता था। इसको लेकर के उच्च अधिकारियों ने कमेटी के तहत जो एक निर्णय लिया कि इन्हें अगर यू टर्न पे निकाला जाए, ट्रैफिक को सीधे चौराहे से नहीं निकाल के, तो जो हमें वेट करना पड़ता था 15-15 मिनट तक कभी कभी एक साइड का ट्रैफिक खड़ा रहता था, तो उससे निजात मिली। अब वो चलते चलते 100 मीटर आगे 200 मीटर दोनों तरफ डिस्टेंस है, आगे जा करके ट्रैफिक निकल जाता है चलते चलते यू टर्न। उन्हें मालूम हो गया, धीरे धीरे सभी लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमें चौराहे पे खड़े ना होकर के आगे से ट्रैफिक यू टर्न मिल जाएगा। तो ये शहर के लोगों को वेटिंग से निजात दिलाने के लिए ही किया गया है, क्योंकि हाईवे का जो ट्रैफिक है वो चलता था तो उन्हें वेट करना पड़ता था खड़े होकर। अब चलते चलते दोनों निकल जाएंगे, ये यू टर्न लेकर निकल जाएंगे और जो हाईवे का ट्रैफिक है वो चलता है। वहीं शहरवासियों से इस नए ट्रैफिक प्लान के बारे में बात की गई तो शहरियों ने इस नए रूट डायवर्जन की सराहना करते हुए कहा कि अगर शहरवासी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें तो जाम से निजात जरूर मिलेगी। कट्स बनाए गए हैं जो उसके आगरा की जनता को अभी थोड़ी शुरुआत में परेशानी होगी, लेकिन जैसे ही उनके 2-3 दिन में उनको रूट का पता चल जाएगा, आगे जाके उनको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ट्रैफिक से परेशानी नहीं होगी और फिर दुर्घटनाएं भी कम होगी। नियम पालन करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरुआत में होंगी, लेकिन आगे जाके काफी फायदा मिलेगा। इस नए रूट डायवर्जन का असर कुछ घंटों के अंदर ही आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखने लगा। अब यहाँ दूर दूर तक कोई भी जाम और लंबी लाइन नहीं दिख रही। अगर ट्रैफिक पुलिस का यहाँ रूट डायवर्जन ऐसे ही चलता रहा तो आगरा में शहरवासियों के साथ साथ पर्यटक भी बिना जाम में फंसे अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। भारत के 9वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर शहर कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के जीवन काल पर प्रकाश डालते हुए उनके कार्यों को याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 24वीं पुण्यतिथि के मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी ने इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। शहर कांग्रेस कार्यालय पर हुए इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने एक गोष्ठी के दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवन काल पर भारत देश को उनके द्वारा दी गई उपलब्धियों पर चर्चा की। पदाधिकारियों का कहना था कि राजीव गांधी युवा वर्ग के आइडल थे और उनकी सोच आधुनिक भारत की सोच थी। साथ ही पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ किए गए काम के अनुभव भी गोष्ठी में साझा किए। कांग्रेसियों का कहना था कि राजीव गांधी के जो सपने अधूरे रह गए हैं उन्हें राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर पूरा किया जाएगा। राजीव गांधी जी की 24वीं पुण्यतिथि है। आज उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। राजीव गांधी जी के साथ मुझको काफ़ी वर्षों तक काम करने का मौका मिला था। मैंने उनको काफ़ी करीब से भी देखा था, उनकी वर्किंग को देखा था और उन्होंने हमको काफ़ी कुछ मार्गदर्शन दिया था। शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर स्वर्गीय राजीव जी की 24वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और आज हम उन्हें दिल से याद करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रण लेते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों ने अपने अपने विचार रखे, साथ ही कांग्रेस को फिर से कैसे खड़ा किया जाए इस पर भी चर्चा की। कांग्रेसियों का कहना था कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से पूर्ण बहुमत में आएगी और सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने में काम करेंगे।
सच कहा जाए लेकिन प्रिय कहा जाए, बड़ी पुरानी बात है। इसके साथ ही एक बात और बड़े बुजुर्ग कहते सुने गए हैं कि बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। ऐसा ही कुछ हो गया कांग्रेस के शहर अध्यक्ष के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अनिल सविता की स्पेशल रिपोर्ट, फिसलती जुबान। हम अक्सर ये बातें करते हैं कि व्यक्ति को संस्कारी होना चाहिए, अपनी वाणी और कार्यों को सोच समझकर करना चाहिए। अनर्गल बोलना और उत्सुकता में दिए गए बयान आप पर ही सवालिया निशान लगा सकते हैं। ऐसे ही एक बयान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से। तो सुना आपने, आज राहुल गांधी का शहीदी दिवस है। आश्चर्य मत कीजिए, बल्कि यह बयान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का है। एक बार फिर से सुनिए। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से। राहुल गांधी कुछ समय के लिए भारत से लापता क्या हुए, कांग्रेसियों ने तो उन्हें शहीद ही बना दिया। अरे साहब, कोई इनको बता दे कि राहुल का गुणगान इतना मत करो कि उन्हें राजीव गांधी के शहीदी दिवस पर भी शहीद होना पड़े। एक जिम्मेदार पद पर होकर जुबान का फिसलना अपने आप में एक बड़ा सवाल बन गया। लगता है आपत्तिजनक बयान देना नेताओं की आदत बन गई है। पिछले दिनों कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सांसद मीनाक्षी नटराजन को 100 टंच का माल कहते सुने गए, जिस पर काफी हो हल्ला हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भी एक मोटी महिला डॉक्टर को रोड रोलर तक कह दिया। और राहुल को अधिकतर बीजेपी नेता कभी पगला तो कभी पप्पू जैसे शब्दों से नवाजते रहते हैं, पर खुद पार्टी के नेता की फिसलती जुबान, ओ माय गॉड। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस शहीदी दिवस के उसमें मौजूद है। नेताओं की जुबान ऐसी होती है कि न चाहते हुए भी फिसल जाती है। कुछ नेता तो जानबूझकर और कुछ अनजाने में ऐसे बोलते हैं जिससे बवाल मच जाता है। वैसे अधिकतर ये देखा जाता है कि पांव फिसलता है तो आदमी नीचे गिरता है, जुबान फिसलती है तो नेता का कद ऊंचा उठ जाता है। पांव फिसलने के बाद आदमी नजरें झुकाकर कपड़े झाड़ता है और जुबान फिसलने के बाद नेता सिर उठाकर बहस करता है। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से। पहले जब कभी कभार छुटवैये नेताओं की जुबान फिसलती थी तो बड़े नेता उन्हें डांट दिया करते थे। अब तो बड़े नेता ही बड़बोलेपन के चलते सामान्य शिष्टाचार को तिलांजलि देते नजर आते हैं। गुरुवार को आवास विकास के सेक्टर 12 स्थित बनी शरीफ हजरत रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उर्स मनाया गया, जिसमें चादरपोशी की रस्म अदा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर आगरा इंद्रजीत आर्य मौजूद रहे, जिन्होंने चादरपोशी कर अमन चैन के लिए दुआ मांगी। आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा के सेक्टर 12 स्थित दरगाह शरीफ हजरत रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उनका पहला उर्स मनाया गया, जिसमें शहर के महापौर इंद्रजीत आर्य सहित शहर के गणमान्य लोगों ने करकुन चौराहे से भावना टावर तक जुलूस निकाल दरगाह पर चादरपोशी की। आयोजकों का कहना था कि ये मजार अकबर बादशाह के जमाने की है, जो कि विकास से पिछड़ गई थी। अब महापौर जी ने दरगाह के विकास का आयोजकों को आश्वासन दिया है। बहुत खुशी का विषय है कि दरगाह शरीफ हजरत रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह जी के इस इबादत के लिए सब लोग आए हैं, और सबसे बड़े फ़ख्र की बात तो ये है कि सारी महिला समिति ने ये काम तैयार किया है और हमें बुलाया, हम यहाँ आए हैं और एक लंबी यात्रा करके आज चादरपोशी का हुआ है। ये हमारे देश की पहचान है, हमारे राष्ट्र की पहचान है। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी को लेकर के पूरा जो गुलामी को दूर किया गया, सब लोग एक हुए। आज हम लोगों को इसको कायम रखना चाहिए। दरगाह काफ़ी साल पुरानी है और ये दरगाह हजरत रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सेक्टर 12A, और मैं यहाँ पे करीब 10-12 साल से मौजूदा हालत में हूँ। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, आते ही सरकार को मैंने संभाला और यहाँ से इन्होंने मेरी तरफ आगे बढ़े, मैं इनकी तरफ बढ़ा। इतना इखलाक मोहब्बत बढ़ गया कि आज ये कंडीशन है कि
सभी हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पे एक इकट्ठे होकर चादर पोशी की गई। चादर पोशी करने के बाद सभी अकीदतमंदों ने मुल्क में अमन चैन की दुआ के साथ प्राकृतिक आपदा से देश को बचाए रखने की दुआ मांगी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।